नमस्कार। आज हम सामाजिक विज्ञान में कक्षा 8 में अध्याय 6 को देखेंगे, जिसमें हमारा अध्याय का नाम है हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। यानी कि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसे न्याय किस प्रकार मिलती है और वह दंड का किस प्रकार भागीदार होता है, उन चीज़ों को हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर अध्याय से प्रश्न एवं उत्तर है, उन चीज़ों को हम यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न 1 है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि पुलिस हिरासत के दौरान अपनी गलती मानते हुए आरोपी द्वारा दिए गए बयानों को उसके खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? यानी कि पुलिस जिस आरोपी को हिरासत में ली है और उसके द्वारा जो दिए गए बयान हैं उसके खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आपको ऐसा क्यों लगता है? तो इसके उत्तर में हम ये देखेंगे कि पुलिस हिरासत के दौरान अपनी गलती मानते हुए आरोपी द्वारा दिए गए बयानों को उसके खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि पुलिस हिरासत के दौरान हो सकता है कि आरोपी ने पुलिस की मारपीट से डरकर या किसी दबाव में आकर वो अपना बयान दिया हो। मतलब कि हम देखेंगे कि यहाँ पर वो जो आरोपी है पुलिस के डर से या आदि चीजों से दबाव में आकर बयान दिया हो। प्रश्न 2 है, प्रश्न में है, आइए अब शांति की कहानी पर वापस लौटते हैं और इन सवालों के जवाब खोजते हैं। तो क्या है? जब चोरी के इल्जाम में शांति को गिरफ्तार किया गया, उसी दौरान सब इंस्पेक्टर राव ने उसके भाई सुशील को भी 2 दिन तक पुलिस हिरासत में रखा। इंस्पेक्टर राव उसके भाई को भी 2 दिन तक पुलिस हिरासत में रखते हैं शांति के साथ साथ। क्या उसको हिरासत में रखने की कार्रवाई कानूनन सही थी? क्या इससे डीके बसु दिशा निर्देशों का उल्लंघन हुआ है? तो इसके उत्तर में हम देखेंगे, सब इंस्पेक्टर राव द्वारा शांति के भाई सुशील को 2 दिन तक पुलिस हिरासत में रखने की कार्रवाई कानूनन क्या थी? गलत थी। इससे डीके बसु के दिशा निर्देशों का क्या हुआ है? उल्लंघन हुआ है। इस प्रकार यहाँ पर शांति के भाई सुशील को 2 दिन तक पुलिस हिरासत में रखने की कार्रवाई कानूनन गलत था। ख नंबर है प्रश्न में, क्या सब इंस्पेक्टर राव ने शांति को गिरफ्तार करने और उसके खिलाफ मुकदमा दायर करने से पहले गवाहों से पर्याप्त सवाल पूछे और जरूरी सबूत इकट्ठा किए थे? पुलिस की जिम्मेदारियों के हिसाब से आपकी राय में सब इंस्पेक्टर राव को जांच के लिहाज से और क्या क्या करना चाहिए था? ये एनसीईआरटी की पुस्तक पेज 72 में आपको मिल जाएगा। तो ये प्रश्न अध्याय 6 के अंदर। इसके उत्तर में देखेंगे, सब इंस्पेक्टर राव ने शांति को गिरफ्तार करने और उसके खिलाफ मुकदमा दायर करने से पहले गवाहों से पर्याप्त सवाल नहीं पूछे और न ही पर्याप्त सबूत इकट्ठा किए। पुलिस की जिम्मेदारियों के हिसाब से सब इंस्पेक्टर राव को जांच के लिहाज से निम्नलिखित कार्य करने चाहिए थे। पहला नंबर देखेंगे कि शांति की गिरफ्तारी के समय अरेस्ट मेमो के रूप में गिरफ्तारी संबंधी पूरी जानकारी के कागज तैयार करना चाहिए था उनको। अरेस्ट मेमो पर शांति के दस्तखत करवाने चाहिए थे। तीसरा नंबर क्या है कि शांति के किसी जानने वाले या रिश्तेदार को जानकारी दी जानी चाहिए थी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 3 है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि अब थोड़ी अलग स्थिति में मामले को देखते हैं। मान लीजिए कि शांति और उसके भाई सुशील थाना में जाकर शिकायत करता है कि शिंदे के 20 वर्षीय बेटे ने उनके बचत के 15,000 रुपया चुरा लिया है। क्या आपको लगता है कि थाने का प्रभारी अधिकारी फौरन उनकी एफआईआर दर्ज कर लेगा? ऐसे कारक लिखिए जो आपकी राय में एफआईआर लिखने
या ना लिखने के पुलिस के फैसले को प्रभावित करते हैं। ये पेज 72 में है प्रश्न। तो इसके उत्तर में हम देखेंगे कि थाने का प्रभारी अधिकारी शांति व उसके भाई सुशील की एफआईआर फौरन दर्ज नहीं करेगा और एफआईआर ना लिखने के पुलिस के फैसले को प्रभावित करने वाले कारक यहाँ निम्नलिखित है, जिसे हम देखेंगे। पहला नंबर, शांति जो है गरीब घरेलू नौकरानी है और जिस पर चोरी का इल्जाम लगा है। वह अमीर बाप का बेटा है, इसलिए गरीब होने के कारण पुलिस शांति के सही होने पर भी उसकी बात को दबाने की कोशिश करेगी, क्योंकि चोरी का इल्जाम लगा है। एक वहां पर अमीर बाप का बेटा है वो, और यहाँ पर शांति एक गरीब है और वो नौकरानी है। तो यहाँ पर पुलिस क्या करेगी कि शांति के सही होने के बावजूद भी उसकी बात को दबाने की कोशिश करेगी। दूसरा, पुलिस अफसर उल्टा शांति तथा उसके भाई सुशील से सवाल करेगा कि उनके पास 15,000 रुपये कहाँ से आए, क्योंकि शांति यहाँ पर गरीब है और सुशील उसका भाई है, और उन्हें डरा धमकाकर वहां से भगा भी सकती है पुलिस। प्रश्न 4 है, सारे गवाहों के बयान सुनने के बाद न्यायाधीश ने शांति के मुकदमे में क्या कहा। ये पेज 73 में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर बोला गया है कि न्यायाधीश ने शांति के मुकदमे में क्या कहा। तो आइए देखते हैं उत्तर में। पहला नंबर, शांति को चोरी के आरोप से बरी कर दिया गया। दूसरा, पुलिस ने शांति से जो 10,000 रुपये बरामद किए थे उन्हें लौटाने का आदेश दिया न्यायाधीश ने। और तीसरा, न्यायाधीश ने लिखित फैसलों में कहा कि सब इंस्पेक्टर राव ने ठीक से जांच नहीं की, जिसके कारण शांति को जेल जाना पड़ा। तो यहाँ पर न्यायाधीश ने सब इंस्पेक्टर राव को गलत ठहराया है, क्योंकि उसने जांच अच्छे से नहीं की, जिसके कारण शांति को जेल जाना पड़ा। प्रश्न 5 है, यहाँ पर बोला गया है कि पृष्ठ 74 में मोटे अक्षरों में जो प्रक्रियाएं लिखी गई हैं वे सभी निष्पक्ष सुनवाई के लिए बहुत जरूरी है। शांति के मुकदमे के इस विवरण के आधार पर अपने शब्दों में लिखें कि निम्नलिखित प्रक्रियाओं का आप क्या मतलब समझते हैं। ये पेज 75 में है और यहाँ पर 3 पॉइंट है। खुली अदालत सबूतों के आधार पर और अभियोजन पक्ष के गवाहों से जीरा, मतलब कि राय मशवरा। खुली अदालत, उसके उत्तर में देखेंगे। खुली अदालत, शांति का मुकदमा जनता के सामने खुली अदालत में चलाया गया। और दूसरा क्या है, सबूतों के आधार पर। तो इसमें देखेंगे कि न्यायाधीश ने अदालत के सामने पेश किए गए सबूतों के आधार पर शांति को क्या किया, बरी कर दिया। तीसरा, अभियोजन पक्ष के गवाहों के जिरा। तो शांति की अधिवक्ता जो वकील थी सुश्री राय को अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सारे गवाहों से सवाल पूछने का मौका दिया गया। प्रश्न 6 है, अपनी कक्षा में चर्चा करें कि अगर शांति के मुकदमे में निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन ना किया जाता तो क्या हो सकता था। ये पेज 75 में है। यहाँ पर प्रश्न में है पहला पॉइंट कि अगर उसे अपने बचाव के लिए वकील ना मिलता, उसको अगर वकील नहीं मिलता। दूसरा, अगर अदालत उसे निर्दोष नहीं मानते हुए मुकदमा चलाती। यहाँ पर कारण बताया गया है। तो इसके उत्तर में हम देखेंगे कि अगर शांति को अपने बचाव के लिए वकील ना मिलता तो उसे उस अपराध की सजा मिल जाती जो उसने क्या, यहाँ पर कहा गया है कि उसने जो किया ही नहीं था, और उसके जमा किए गए पैसे भी वापस नहीं मिलते। यहाँ तो मुकदमा के अनुसार जो न्यायाधीश अपना निर्णय लिए, डिसीजन लिए, वो बिल्कुल निष्पक्ष था और सही था। इस प्रकार यहाँ शांति को वकील नहीं मिलता तो उसे अपराध की जो अपराध उसने नहीं किया था उसकी सजा उसे मिल जाती। दूसरा, अगर अदालत उसे निर्दोष नहीं मानती और मुकदमा चलाती तो मुकदमे की सारी प्रक्रिया गलत होती और उसे इंसाफ भी नहीं मिलता, शांति को इंसाफ भी नहीं मिलता।
ये चित्र आधारित प्रश्न है, ये अपना जो पिक्चर है पुस्तक में देख लीजिएगा। उपरोक्त चित्र कथा पट के आधार पर बताइए कि आपराधिक न्याय व्यवस्था में कितने अधिकारी मुख्य लोग होते हैं। ये पूछ रहा है आपराधिक न्याय व्यवस्था में। ये पेज 67 से 70 के बीच है। तो इसके उत्तर में हम देखेंगे पुलिस, सरकारी वकील, बचाव पक्ष का वकील और न्यायाधीश। ये 4 अधिकारी आपराधिक न्याय व्यवस्था के मुख्य लोग होते हैं। अब पाठ्य पुस्तक से प्रश्न है, यहाँ पर जो लास्ट में रहता है। प्रश्न है, पीसलैंड नामक शहर में फिएस्ता फुटबॉल टीम के समर्थकों को पता चलता है कि पास के एक शहर में, जो वहां से लगभग 40 किलोमीटर है, जुबली फुटबॉल टीम के समर्थकों ने खेल के मैदान को खोद दिया है। वहीं अगले दिन दोनों टीमों के बीच अंतिम मुकाबला होने वाला है। फिएस्ता के समर्थकों का एक झुंड घातक हथियारों से लैस होकर अपने शहर के जुबली समर्थकों पर धावा बोल देता है। इस हमले में 10 लोग मारे जाते हैं, 5 औरतें बुरी तरह जख्मी होती हैं, बहुत सारे घर नष्ट हो जाते हैं और 50 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। कल्पना कीजिए कि आप और आपके सहपाठी आपराधिक न्याय व्यवस्था के अंग हैं। अब अपनी कक्षा को इन 4 समूहों में बांट दीजिए। चार समूह यहाँ पर है, पुलिस, सरकारी वकील, बचाव पक्ष के वकील और न्यायाधीश। यहाँ पर बोला गया है, निम्न तालिका के दाएं कॉलम में कुछ जिम्मेदारियां दी गई हैं। इन जिम्मेदारियों को बाईं ओर दिए गए अधिकारियों की भूमिका के साथ मिलाएं। प्रत्येक टोली को अपने लिए उन कामों का चुनाव करने दीजिए जो फिएस्ता समर्थकों की हिंसा से पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने के लिए आवश्यक है। ये काम किस क्रम में किए जाएंगे पूछ रहा है। ये है पुलिस, सरकारी वकील, बचाव पक्ष के वकील, न्यायाधीश की भूमिका है और इनका यहाँ पर कार्य है, आप पढ़ लीजिएगा। उत्तर में देखेंगे पुलिस का क्या कार्य है, यहाँ पर इसमें से यहाँ पर चुनना था। तो फिएस्ता समर्थकों को गिरफ्तार करना, हमले की शिकार महिलाओं की डॉक्टरी जांच करना, जले हुए घरों की तस्वीरें लेना, सबूत दर्ज करना और गवाहों के बयान दर्ज करना। अब सरकारी वकील का देखेंगे, अदालत में गवाहों की जांच करना, पीड़ितों का पक्ष प्रस्तुत करना। बचाव पक्ष के वकील का देखेंगे, आरोपी व्यक्तियों से मिलना, गवाहों से बहस करना। न्यायाधीश का कार्य क्या है, गवाहों को सुनना, निष्पक्ष सुनवाई देना, यह तय करना कि आरोपी कितने साल जेल में रहेंगे, फैसले लिखना, फैसला सुनाना। ये था सारा कार्य और ये भूमिका, तो उसके अनुसार हम यहाँ पर बांट दिए उत्तर में। प्रश्न 2 है, अब यही स्थिति लें और किसी ऐसे विद्यार्थी को उपरोक्त सारे काम करने के लिए कहें जो फिएस्ता क्लब का समर्थक है। यदि आपराधिक न्याय व्यवस्था के सारे कामों को केवल एक ही व्यक्ति करने लगे तो क्या आपको लगता है कि पीड़ितों को न्याय मिल पाएगा और क्यों नहीं? तो इसके उत्तर में हम देखेंगे कि यहाँ पर तो पीड़ितों को बिल्कुल न्याय नहीं मिल पाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति के हाथों में सारी शक्तियां होने पर भेदभाव की संभावना यहाँ पर बढ़ जाएगी। दूसरा, शक्ति के दुरुपयोग की संभावना भी बढ़ जाएगी क्योंकि एक व्यक्ति ही यहाँ पर है। तीसरा, एक ही व्यक्ति द्वारा सभी यानी पुलिस, सरकारी वकील, बचाव पक्ष का वकील, न्यायाधीश आदि के कार्यों को भली भांति करना संभव नहीं है, मुश्किल है। प्रश्न 3 है, आप ऐसा क्यों मानते हैं कि आपराधिक न्याय व्यवस्था में
विभिन्न लोगों को अपनी अलग अलग भूमिका निभानी चाहिए। 2 कारण बताएं। यहाँ पर 2 कारण पूछ रहा है। आपराधिक न्याय व्यवस्था में विभिन्न लोगों को अपनी अलग अलग भूमिका क्यों निभाना चाहिए, कारण बताइए। तो इसके उत्तर में देखेंगे विभिन्न लोगों को अलग अलग भूमिकाएं, क्योंकि इससे शक्ति किसी एक जगह केंद्रित नहीं होगी, एक व्यक्ति के हाथ में नहीं रहेगा शक्ति, और इससे अन्याय की संभावना भी कम हो जाएगी। दूसरा, जब अलग अलग भूमिकाओं में विभिन्न लोग काम करेंगे तो वे कार्यों को अच्छी तरह से कर सकेंगे, भेदभाव को पनपने का बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा। इस प्रकार ये सभी प्रश्न और उत्तर थे जिसको हमने यहाँ पर देखा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।